हमने पिछली वीडियो में यह जाना कि एक दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है या कह सकते हैं बिंदुपथ है, जिसे हम इंग्लिश में लोकस कहते हैं, जहां दो विशेष बिंदुओं से दूरियों का जो योग है वह अचर यानी कि कांस्टेंट रहता है। और उन दो विशेष बिंदुओं को हम दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं या इंग्लिश में उन्हें फोसाई ऑफ एलिप्स कह सकते हैं। तो यहां पर यदि हम देखना चाहें, मान लीजिए हम दीर्घवृत्त बनाते हैं, तो पहले तो चलिए एक्स अक्ष बना लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कुछ हमारा एक्स अक्ष आ जाने वाला है और इस प्रकार से हमारा वाई अक्ष आ जाने वाला है। इसके बाद हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र 0,0 यानी कि मूल बिंदु है। तो इस प्रकार का यह दीर्घवृत्त है और हम मान लेते हैं कि इस दीर्घवृत्त के लिए इस प्रकार से दो नाभियां हैं। तो ये इस दीर्घवृत्त की नाभियां आ गई। और अभी अभी हमने जिस गुणधर्म की बात की थी उसके अनुसार यदि हम दीर्घवृत्त पे कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु से इन दोनों नाभियों की दूरियों का जो योग है वह अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा। तो मान लीजिए इस प्रकार का यहां पे हमने एक बिंदु ले लिया इस दीर्घवृत्त पर। तो इस बिंदु से नाभियों की दूरियां देख लेते हैं। तो एक तो देखिए इस प्रकार की यह दूरी आ जाने वाली है, इस नाभि से इस बिंदु तक की यह दूरी, और दूसरी दूरी कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ये हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाने वाली है। तो अब हम क्या देख सकते हैं, यदि हम इस दूरी को एक बार के लिए बोल देते हैं d1 और इस दूरी को एक बार के लिए d2 बोल देते हैं, तो यदि हम इस दीर्घवृत्त के अनुदिश d1 तथा d2 का योगफल निकालेंगे तो वह हमें एक अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट नंबर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए हम कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं इस दीर्घवृत्त पर। तो इस बिंदु की भी यदि हम नाभियों से दूरियां देखें तो मान लीजिए पहले तो कुछ इस प्रकार की यह दूरी आ जाने वाली है, इस नाभि से इस बिंदु तक की यह दूरी, इसको हम d3 कह देंगे। तो यह दूरी मान लीजिए d3 हो गई। और इसी प्रकार इस बिंदु और इस नाभि के मध्य की जो दूरी है वो ये वाली इस प्रकार से आ जाएगी, इसको हम d4 कह देते हैं। तो यहां पे इसको d4 कह दिया। और यदि हम इन दूरियों का भी योगफल निकालेंगे इस दीर्घवृत्त के अनुदिश तो हमें यहां पर एक अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि हम d2 प्लस में d1 ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मान किसके बराबर आएगा, इन दोनों दूरियों के योग के बराबर। और ये दोनों मान किसके बराबर आएंगे, पिछली वीडियो से हम जानते हैं ये मान 2a के बराबर आ जाएंगे। और यहां पर इस a का अर्थ क्या हो गया, इस a का अर्थ होता है जो हमारी दीर्घ त्रिज्या यानी कि मेजर रेडियस होती है। तो ये वाली देखिए हमारी इस प्रकार से दीर्घ त्रिज्या आने वाली है। और यदि हम इस दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार का होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर में 1। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ए कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। और हम पिछली वीडियो से यह भी जानते हैं कि दीर्घवृत्त के केंद्र से जो नाभि तक की दूरी है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, तो ये वाली जो दूरी आ जाने वाली है इसे हम छोटे f से दर्शाते हैं। तो यह किसके बराबर आती है, यहां पर ये जो बटा में a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखे हुए हैं इनका जो अंतर आ रहा होता है उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो यदि हम यहां से f का मान लिख रहे हैं तो वह किसके बराबर आएगा, यदि हम यह मान रहे हैं कि a बड़ा है यहां पर तो वर्गमूल में हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह हमारा f का मान हो गया है। चलिए यदि अब हम बात करते हैं हमारे ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त की, तो मान लीजिए ये y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त यानी वर्टिकल एलिप्स है वह कुछ इस प्रकार से आ जाने वाला है। तो इसके लिए जो दीर्घ त्रिज्या है वह y अक्ष के अनुदिश ऐसे होगी, ये हमारी इसकी दीर्घ त्रिज्या आ जाने वाली है यानी कि मेजर रेडियस। और जो लघु त्रिज्या है वो a आएगी, इस प्रकार से ये हमारी लघु त्रिज्या हो जाने वाली है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो b का मान है वह a से बड़ा आएगा और यह हमारा मूल बिंदु इसका केंद्र हो जाएगा। और नाभियों की बात करेंगे तो वे y अक्ष के अनुदिश कुछ इस प्रकार से आ रही होंगी। ये मान लीजिए एक नाभि यहां पर है और इसकी दूसरी नाभि कुछ इस प्रकार से यहां पर आ रही होगी। तो अब यदि हम नाभीय लंबाई यानी कि फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वे इस प्रकार होंगी, जो मूल बिंदु है उससे इस प्रकार ऐसे नीचे, एक तो ये आ गई नाभीय लंबाई, और एक ऐसे जो हमारा मूल बिंदु इससे ऐसे ऊपर की ओर। तो इस स्थिति में यदि हम नाभीय लंबाई यानी f का मान निकालेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, f देखिए यहां पर अब चूंकि b का मान a से बड़ा है तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि अब b का मान a से बड़ा है तो b स्क्वायर पहले आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसका वर्गमूल ले लेंगे। ये हमारी नाभीय लंबाई आ गई है इस स्थिति में। अब देखिए हमने ये सब क्यों लिखा है, ताकि हम इस वीडियो में इसकी तुलना कर पाएं जो अतिपरवलय यानी हाइपरबोला की नाभियां यानी कि फोसाई होती हैं। तो हाइपरबोला अतिपरवलय के बारे में हम जानते हैं, उसका जो समीकरण है वह दीर्घवृत्त के समीकरण से काफी समान होता है। देखिए किस प्रकार का समीकरण होता है अतिपरवलय का, यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और जिस प्रकार दीर्घवृत्त में यहां पर आगे प्लस आ रहा होता है अतिपरवलय में माइनस आएगा, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1। यहां पर यह भी हो सकता है कि जो माइनस का चिन्ह है यह एक्स स्क्वायर के पद के आगे लिखा हुआ हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि हम यह अतिपरवलय बनाकर देखना चाहें कि यह किस प्रकार का बनता है तो यहां पर देखिए। तो चलिए पहले तो हम वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष बना लेते हैं और अब इस अतिपरवलय के लिए जो अनंत स्पर्शियां यानी एसिम्पटोट्स आएंगी उनका भी निर्माण कर लेते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार की ये तिरछी रेखाएं यानी अनंत स्पर्शियां हो जाएंगी
और पिछले वीडियो से हमें पता है कि जो अनंत स्पर्शियों का समीकरण है अतिपरवलय के लिए वह क्या आता है, y बराबर प्लस माइनस बी बटा ए एक्स। इस समीकरण से हमें अनंत स्पर्शियां मिल जाएंगी अतिपरवलय के लिए। तो इस रेखा को यह बता रहा होगा और इसी प्रकार इस रेखा को भी यह बता रहा होगा समीकरण। अब यह एक क्षैतिज अतिपरवलय यानी कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा और इसे सोचने के वैसे दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि यदि हम इस अतिपरवलय के समीकरण से y का मान निकालेंगे यानी y के लिए इसको हल करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि जो अतिपरवलय है वे ऐसे, ये जो अनंत स्पर्शियां हैं इनसे थोड़ा सा नीचे इस प्रकार खुल रहा होगा। तो जैसे ये दाईं ओर खुलेगा उसी प्रकार ये बाईं ओर खुल जाएगा। अब इसे सोचने का एक अन्य तरीका भी है कि क्या हम यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0 रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तब देखिए मान क्या बनता है। यदि हम y का मान 0 रख रहे हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। यानी कि यहां से जो x का मान मिलेगा वह x अक्ष के अनुदिश होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर का मान यहां से ए स्क्वायर मिल जाएगा, यानी x का जो मान है वह प्लस माइनस a हमें मिल रहा होगा। तो ये बिंदु मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आ जाने वाले हैं। यहां पर यह बिंदु a, 0 हो गया है और इसी प्रकार से यहां पर यह जो बिंदु है यह माइनस a, 0 हो गया है। और हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों बिंदु हैं इस अतिपरवलय के शीर्ष यानी कि वर्टिसिस की भांति व्यवहार कर रहे होंगे और इन दोनों अनंत स्पर्शियों में इस प्रकार से समावेशित होंगे। अब चूंकि हमें पता है ये जो अतिपरवलय इस प्रकार दाईं तथा बाईं ओर खुल रहा है तो हम इसे बनाने का प्रयास कर लेते हैं। तो पहले तो देखिए ये हमारा x अक्ष है और यह हमारा y अक्ष था। तो अब यदि हम प्रयास कर रहे हैं इस अतिपरवलय को बनाने का तो देखिए हमारा जो अतिपरवलय है वह कुछ इस प्रकार से आ जाने वाला है। अब यदि हम एक बात यह ध्यान देते हैं कि यदि हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को देख रहे हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, दोनों बिंदुओं को दो दीर्घवृत्तों की कोहनियां यानी कि एल्बोस कह सकते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है तो ये कितनी आ जाएगी दूरी, ये दूरी है a और इसी प्रकार ये जो दूरी है ये भी a है। तो a प्लस a यानी कि 2a हो जाएगा। और यही किसके बराबर है, यदि हम एक दीर्घवृत्त में देखते हैं तो इस बिंदु तथा इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी आएगी, 2a आएगी, क्योंकि ये जो दूरी है ये भी a आ जाने वाली है और इसी प्रकार से ये जो दूरी है यह भी a मिल जाने वाली है। तो हम कह सकते हैं सबसे जो बाएं बिंदु है और जो सबसे दाएं बिंदु है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2a होती है। और ये तो दीर्घवृत्त की बात थी। और इसी प्रकार हम एक अतिपरवलय में कह सकते हैं कि ये जो सबसे बाएं और सबसे दाएं बिंदु आ रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी 2 ही हो रही है। किंतु बस एक ही यहां पर फर्क है कि दीर्घवृत्त में क्या हो रहा है, ये दीर्घवृत्त ऐसे अंदर की ओर खुल रहा है और जो यहाँ पर अतिपरवलय है यह ऐसे बाहर की ओर खुल रहा है। किंतु जो बिंदुओं के बीच की दूरी है वह तो 2a ही आ रही है। लेकिन इस वीडियो में हम अतिपरवलय की नाभियों यानी कि फोसाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर अतिपरवलय की इस प्रकार से 2 नाभियां आ रही होंगी, मान लीजिए इस प्रकार से आ रही हैं। और यदि हम अब इसकी दीर्घवृत्त से तुलना करते हैं तो हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि दीर्घवृत्त को हमने एक इस प्रकार से परिभाषित किया था कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है या कह सकते हैं बिंदुपथ यानी लोकस है जहां दो विशेष बिंदुओं से दूरियों का जो योग है वह अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट नंबर हो। और वे जो दो विशेष बिंदु आ रहे होते हैं वह दीर्घवृत्त की नाभियां यानी कि फोसाई ऑफ एलिप्स होती हैं। तो इसी प्रकार देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस अतिपरवलय को भी परिभाषित कर सकते हैं कि अतिपरवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जहां से दो विशेष बिंदु जो कि इस अतिपरवलय की नाभियां होने वाली है उन विशेष बिंदुओं से जो दूरियों का अंतर है। अब हम योग की बात नहीं करेंगे अतिपरवलय के लिए, अब हम अंतर की बात करेंगे। तो यदि हम अंतर की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से एक बिंदु आ रहा होगा। तो यदि हम इस नाभि और इस बिंदु के बीच की दूरी को d1 कह देते हैं तो मान लीजिए ये दूरी कुछ इस प्रकार से d1 आ जाने वाली है। और इसी प्रकार से इस बिंदु और इस नाभि की जो मध्य की दूरी है उसको हम d2 कह देते हैं। तो ये d2 हो गई है। तो अब यदि इनके अंतर की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ताकि यहां पर, क्योंकि क्या हो सकता है कि कई जगह d1 बड़ा आएगा और कई जगह d2 बड़ा आएगा। कैसे, यदि यही बिंदु हम यहां पर ले लेते तो उस स्थिति में d1 छोटा हो जाता, तो हमें यहां पर निरपेक्ष मान लेना पड़ेगा। तो निरपेक्ष मान d1 माइनस d2, यह जो मान है यह किसके बराबर आ रहा होगा, तो यह मान भी एक अचर संख्या आएगी। तो यदि हम क्या करते हैं, इस अतिपरवलय पर एक अन्य बिंदु इस प्रकार से ले लेते हैं, मनचाहा बिंदु, और इस बिंदु की नाभियों से दूरी देखते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से इस नाभि और बिंदु के बीच की ये दूरी है, इसको हमने d3 कह दिया। और इस प्रकार से इस बिंदु और इस नाभि के बीच की ये दूरी है, इसको हमने d4 कह दिया। तो अब हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि यह जो निरपेक्ष मान d1 माइनस d2 है यह किसके बराबर आ रहा होगा, निरपेक्ष मान d3 माइनस d4 के। और अब अगला सवाल आता है कि यह किस अचर पद के बराबर होगा, यानी किस अचर संख्या के है बराबर आने वाले हैं दोनों। तो इसके लिए हमने जैसे दीर्घवृत्त वाली वीडियो में देखा था कि यहां पर हम जो ये दूरियों का योग है d1 प्लस d2 या d3 प्लस d4, यह 2a कैसे निकालते हैं
इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक बिंदु लेते हैं इस प्रकार से दीर्घवृत्त पर। इस बिंदु की इस नाभि से दूरी ये होती है और इस बिंदु की इस नाभि से दूरी ये होती है। तो यदि हमें इनका योग निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो दूरी है, यह दूरी इस दूरी के बराबर आने वाली है सममिति से। उसके पश्चात हम जानते हैं कि इस पूरी दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है यानी मेजर एक्सिस की लेंथ है वह 2a है। यानी हम कह सकते हैं यह दूरी प्लस में यह पूरी दूरी यह 2a के बराबर है। अब यदि मैं यह दूरी प्लस में यह दूरी करूं तो वह 2a हो जाएगी। और हम जानते हैं यह दूरी इस दूरी के बराबर है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह दूरी प्लस यह दूरी यह भी 2a के बराबर आ जाएगी। और यही तो हमारा क्या है, इस बिंदु से जो नाभि की दूरियों का योग है वह 2a के बराबर आता है। तो इसी प्रकार की हम यहां पर भी कल्पना करेंगे। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु को ले लेते हैं जो अतिपरवलय पर है। तो अब इस बिंदु की हम नाभियों से जो दूरियों का अंतर है वह देखने वाले हैं। तो इस बिंदु की यदि हम इस नाभि से दूरी देखें तो ये दूरी आएगी एक तो, और यदि हम इस नाभि से दूरी देखें तो वह कुछ इस प्रकार से ये आ जाने वाली है। अब इनका हमें अंतर देखना है। तो अंतर देखने के लिए पहले हम क्या कह सकते हैं, सममिति से, क्योंकि ये अतिपरवलय भी पूर्णतः सममित यानी कि सिमेट्रिक है, हमने इसी हिसाब से इसे बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी आ रही होगी इस प्रकार से, ये वाली जो दूरी है ये दूरी इसके बराबर आ रही होगी। अब ये दूरी इसके बराबर है, हम क्या कर सकते हैं, हमें ये दूरी माइनस में ये दूरी चाहिए ना, क्योंकि इस बिंदु से हम दूरियों का अंतर देख रहे हैं। यानी अब हमें चाहिए क्या, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो इसे एकदम पीले रंग से हम दर्शा रहे हैं। हमें चाहिए ये वाली दूरी और माइनस में ये वाली दूरी, इसका मान हमें चाहिए। और हमने पहले से ही कह दिया है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर आने वाली है सममिति से। तो अब देखिए यदि इस पूरी दूरी में से अगर हम ये वाली दूरी घटा देंगे तो वह किसके बराबर आएगी, वह इसके बराबर ही तो आएगी कि यदि हम इस वाली पूरी दूरी में से यह दूरी घटा दें, क्योंकि ये दोनों दूरियां तो आपस में बराबर ही है। तो यदि इस पूरी दूरी में से ये हम इतनी इतनी दूरी घटा देते हैं, जिसे अब देखिए हम पीले रंग से दर्शा रहे हैं, इतनी इतनी दूरी इस पूरी दूरी में से घटा दें तो हमें वही अंतर मिलेगा, समान ही अंतर मिलेगा। तो यदि हम इसे घटा देते हैं तो हमें इतनी इतनी दूरी मिल जाएगी, जिसे अब हम इस नीले रंग से दर्शा रहे हैं। तो इतनी इतनी हमें दूरी मिल जाने वाली है। और ये तो हमें पता है कितनी है, a प्लस ए 2a ही आने वाली है यहां से। यानी कि ये जो अंतर है यह किसके बराबर आ रहा होगा, हम कह सकते हैं यह 2a के बराबर आ रहा होगा। तो यहां से देखिए कितना अच्छा परिणाम मिला हमें। दीर्घवृत्त के लिए जो यहां से किसी बिंदु की नाभियों से दूरियों का जो योग है वह 2a के बराबर आता है, और अतिपरवलय के लिए वह जो दूरियों का अंतर है वह 2a के बराबर आ रहा होता है। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम। और यदि हम किसी दीर्घवृत्त का समीकरण लिख रहे हैं तो मान लीजिए ई एलिप्स है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1। यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो इसके लिए जो नाभीय लंबाई है यानी कि फोकल लेंथ है, उसका जो सूत्र है वह हम पहले निकाल चुके हैं। क्या आता है, एफ बराबर में वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर हम कह रहे हैं ए का मान बी से बड़ा है। अब इसी प्रकार से यदि हमारे पास में कोई अतिपरवलय यानी हाइपरबोला है जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1 हो। तो यदि इस प्रकार का यह अतिपरवलय है तो इसके लिए जो फोकल लेंथ यानी कि जो नाभीय लंबाई है वह किसके बराबर आती है, वर्गमूल। और यह हम अगली वीडियो में देख भी लेंगे, यह सूत्र किस प्रकार से आता है। यहां पर थोड़ी बीजगणित का उपयोग होगा, उसके पश्चात यह हम निकाल सकते हैं, तो अगली वीडियो में देख लेंगे। यहां पर एक बार के लिए हम सीधा ही परिणाम लिख रहे हैं। तो यह कितना आने वाला है, यहां पर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अंतर क्या आया दीर्घवृत्त से, दीर्घवृत्त में यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वर्गमूल में, और यहां पर अतिपरवलय में वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया है। तो इस प्रकार का यह अंतर आ जाएगा। इसे हम अगली वीडियो में देख भी लेंगे कि यह किस प्रकार से आ रहा होता है। तो चलिए इससे संबंधित यदि हम एक सवाल कर लें या एक उदाहरण कर लें, तो मान लीजिए इस प्रकार से हमें एक अतिपरवलय की रचना करनी है जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बट्टा में 9 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 16 बराबर में 1। तो इस अतिपरवलय को देखकर सबसे पहले यदि हम क्या लिखना चाहें, इसके लिए जो नाभीय लंबाई है यानी एफ का मान वह क्या आएगा, वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहां पर 9 जो है ए स्क्वायर का मान है और 16 जो है वह बी स्क्वायर का मान है। तो 9 प्लस में 16 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा वर्गमूल 25 यानी कि 5 इकाई। तो यदि अब इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो मान लीजिए पहले तो हम क्या करते हैं, वाई अक्ष बना लेते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए वाई अक्ष है, उसके पश्चात मान लीजिए इस प्रकार से हमारा एक्स अक्ष है। तो यदि इस अतिपरवलय की जो अनंत स्पर्शियां हैं उनकी प्रवणताओं की बात करें तो वे कितनी आ जाएंगी,
प्लस माइनस 4/3, क्योंकि यहां पर जो बी स्क्वायर का मान है यह हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का मान 16 है, बी का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार जो ए स्क्वायर का मान है वह 9 के बराबर है, तो ए का मान 3 आ जाएगा। तो जो अनंत स्पर्शियां हैं वे कुछ इस प्रकार से बन जाने वाली है। तो मान लीजिए पहली जो अनंत स्पर्शिया है वह कुछ ऐसे आ गई, और दूसरी जो अनंत स्पर्शिया है ये थोड़ी स्टीप आने वाली है, यानी ऐसे थोड़ी खड़ी आ जाने वाली है। तो ये ऐसे आ गई। अब यदि हम बात कर रहे हैं शीर्षों की, तो उसके लिए यदि यहाँ पर y का मान 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर का मान 9 मिलेगा, यानी x का मान प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो 3,0 और माइनस 3,0 ये शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे। तो यदि हम कहना चाहें यहाँ पर देखिए 1,0, 2,0, 3,0 इस प्रकार से आ जाएगा, और इसे हम ऐसे बिंदु रूप में दर्शा लेते हैं, -1,0, -2,0 और -3,0 यहाँ पर आ जाएगा। इसे भी बिंदु रूप में दर्शा लेते हैं, और जो नाभीय लंबाई है वह 5 इकाई है। तो हम कह सकते हैं नाभियां जो है वह कैसे आ जाएंगी, देखिए यहाँ पर ये 4 और 5, तो इस बिंदु को दर्शा लेते हैं, इसके निर्देशांक है 5,0, ये हमारी पहली नाभि हो गई है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 4 तथा 5 ये बिंदु आ रहा होगा, तो इसे भी हम दर्शा लेते हैं, -5,0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये हमारी दूसरी नाभि हो गई है। और यहाँ पर देखिए इस अति परवलय का जो केंद्र है वह 0,0 है, यानी कोई भी यहाँ पर स्थानांतरण नहीं किया गया है। तो किस प्रकार से बनेगा ये अति परवलय? तो चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, इन अनंत स्पर्शियों को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। उसके पश्चात यदि हम यह अति परवलय बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ये। और यदि हम क्या करते हैं, इस अति परवलय के किसी बिंदु से नाभियों से जो दूरियों का अंतर है वह देखते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से हम एक बिंदु ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस बिंदु से क्या करेंगे, जो नाभियों से दूरियों का अंतर है वह देखेंगे, तो वह एक अचर पद आएगा। तो हम देख लेते हैं, चलिए इस प्रकार से यह दूरी, इस दूरी को एक बार के लिए हम d1 बोल रहे हैं, और इसी प्रकार से इस बिंदु की इस नाभि से जो दूरी है इसको हम d2 बोल रहे हैं। तो यदि हम d1 माइनस d2 और इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मॉड d1 माइनस d2 यह किसके बराबर आएगा, 2 गुणा में a, और a का मान यहाँ पर 3 है, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 बन जाएगा। तो यह मान 6 के बराबर आ रहा होगा। और अगली वीडियो में हम इस सूत्र को सिद्ध कर लेंगे, और यहाँ पर थोड़ी बीजगणित का उपयोग होगा, तो वह हम देख लेंगे।